मेरी बड़ी बहन हमारी हवेली के 7 नौकरों को रोज रात में बारी बारी बुलाती थी। कुछ घंटों बाद जब एक एक करके नौकर कमरे से बाहर निकलते तो उनके चेहरे पर सुकून सा होता था, लेकिन मेरी बहन का चेहरा उतरा हुआ होता। वो थकी हुई सी लगती थी। आखिर वो बंद कमरे में उन नौकरों को बारी बारी ले जाकर उनसे क्या करती थी, यही जानने के लिए एक दिन मैं उसके कमरे में छुप गई। उसके बाद मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम सोनिया है। अपने एक भाई की हम 2 बहनें थीं। मेरी बड़ी दीदी का नाम सोनम था। मेरी अगर घर में सबसे ज्यादा बनती थी तो वो मेरी बड़ी दीदी ही थी। अपनी हर छोटी बड़ी बातों को मैं अपनी बड़ी दीदी के साथ ही शेयर करती थी और वह मुझे समझती भी थी। चाहे मेरी परेशानी हो या मेरी खुशी हो, हर समय मेरा सहयोग करती थी। मैं अपनी दीदी के साथ बहुत खुश थी। अब हम दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद हम नौकरी की तैयारियों में लग गई, लेकिन अब हमारे दोनों बहनों का घर में शादी का जिक्र होना शुरू हो गया। दरअसल हम लोग गांव में रहते थे और गांव में एक नियम था कि जब लड़की 18 साल की हो जाए तो उसके बाद उसकी शादी कर देनी चाहिए। सब लोगों की यही सोच थी कि लड़की को ज्यादा उम्र तक अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, और शायद इसी सोच के शिकार मेरे माँ पापा भी थे। लेकिन मेरे माँ पापा ने हम दोनों बहनों और मेरे भाई की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने ना तो हम भाई बहनों में कभी फर्क किया और ना ही हमारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी आने दी। जो भी जरूरत होती थी वह हम लोगों की पूरी कर देते थे। लेकिन बात जब शादी की आई तो माँ पिताजी ने बोल दिया कि अब तुम दोनों की उम्र भी हो गई है, इसलिए तुम्हारी शादी करना जरूरी हो गया है। और वैसे भी शादी जल्दी करने का एक कारण और था कि हमारे भैया की जब शादी हो रही थी तो साथ में हम दोनों की शादी कर देने का निर्णय ले लिया। दरअसल मेरी माँ की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए पापा ने सोचा कि अब मेरे भाई कपिल की शादी कर देनी चाहिए, ताकि घर में बहू आ जाएगी तो माँ का भी हाथ बंट जाएगा और उन्हें भी काम में सहारा मिल जाएगा। खेतों का काम और घर का काम इतना ज्यादा था कि माँ अकेले संभाल नहीं पाती थी और हम दोनों बहनें कब तक उनका साथ देते। हमें तो एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए सब रिश्तेदारों के कहने पर मेरे भैया का रिश्ता तय कर दिया गया और उनकी जल्द से जल्द शादी करने की बात शुरू हो गई। इसी बीच हम दोनों बहनों के लिए भी लड़का तलाश करने लग गए ताकि कोई अच्छा घर मिल जाए। लेकिन हम दोनों बहनों के रिश्ते तय होने में बहुत समय लगा। दरअसल इसका यही कारण था कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और माँ पापा भी यही चाहते थे कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो, ताकि हम एक दूसरे का सहारा बनकर रहे और ससुराल में कभी भी किसी दिक्कत का सामना ना करें। और वैसे भी पापा कहते थे कि सोनिया का दिमाग अभी बच्चों जैसा है। अगर सोनम इसके साथ रहेगी तो इसकी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी, और इसे कोई तकलीफ होगी तो सोनम इसका सहयोग भी कर देगी। लेकिन एक ही घर में अच्छे 2 लड़के मिल ही नहीं रहे थे। सब रिश्तेदारों ने प्रयास कर लिए। कहीं कोई हम लोगों को पसंद नहीं आता तो कहीं कुछ लोगों को हम दोनों बहनें पसंद नहीं आती। इतनी कसमकस के बाद एक रोज मेरे मामा जी हमारे घर आए। वो कहने लगे कि मेरी नज़र में एक रिश्ता है। दोनों लड़के ही अच्छी जॉब करते हैं और जमीन जायदाद भी अच्छी है। लड़के संस्कारी है और दिखने में भी सुंदर है। हम सोनिया और सोनम का रिश्ता वहीं पर देख लेते हैं। तभी पिताजी ने कहा कि आप अगर रिश्ता बता रहे हो तो अच्छा ही होगा। इसलिए पिताजी ने हम दोनों बहनों के लिए वो रिश्ता देख लिया और पिताजी को वह बहुत पसंद भी आ गया। अब मेरे होने वाले शौहर का नाम सोनू था और सोनम दीदी के शौहर का नाम मोनू था। दोनों भाई अच्छे थे। हम लोगों की आपस में बात होने लग गई और अब तो शादी की तारीख भी निकल गई। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ गया और हम दोनों बहनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी गई। अब हम दोनों बहनों का ससुराल में पहला दिन था। तभी मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बोल देना, और वैसे भी हम दोनों बहनें अगर मिलजुल कर रहेंगे तो ही अपने परिवार को एकजुट रख पाएंगे। मुझे अपनी दीदी की सारी बातें समझ में आ रही थीं और मैं उनकी हर बात को हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोले जा रही थी। खैर, अब हम लोगों को ससुराल के रंग में रंगने में ज्यादा समय नहीं लगा
और अपने जीवन में हम खुश रहने लगे। तभी एक रोज मेरे जीजू का ट्रांसफर हो गया और उन्हें शहर से काफी दूर भेज दिया गया। अब उन्हें वहां पर जाकर ही काम करना पड़ेगा, इसलिए घर में समस्या आ गई कि जीजू को तो जाने पड़ेगा, लेकिन सोनम दीदी साथ में जाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे सास ससुर ने कहा कि अगर सोनम साथ में चली जाती है तो मोनू के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन जीजू ने कहा कि अभी अभी मैं वहां पर जाकर काम को जमा लूंगा और एक अच्छे घर की तलाश करूंगा, तभी हम लोग वहां पर जाकर रह पाएंगे। अभी अगर साथ में सोनम को ले गया तो मैं किसी भी चीज का बंदोबस्त नहीं कर पाऊंगा इतनी जल्दी। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ महीनों तक सोनम यहीं पर रह लेगी। जब मैं वहां पर पूरी तरह से सेटल हो जाऊंगा तो सोनम को वहां पर बुला लूंगा। यही सोचकर मेरे जीजू काम पर चले गए। अब सोनम दीदी हमारे ही घर में रहती थी, हमारे साथ ही। उन्हें जीजू की याद तो आती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज में धैर्य बना रखा था कि बहुत जल्द ही मैं उनके पास चली जाऊंगी। फिर घर में ज्यादा काम धंधा भी नहीं था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले अमीर थे और एक बड़ी सी हवेली में 7 नौकर भी रखे थे, जो अपने समय पर हर अलग अलग काम कर लेते थे। हम दोनों बहनों को कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं आने दी गई। जिस भी चीज की जरूरत होती थी वह हमें टाइम पर नौकरों द्वारा मिल जाती थी। लेकिन मेरी सास ससुर का स्वभाव थोड़ा अजीब सा था। दरअसल वह हमें तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वह ऊंच नीच जाति का भेदभाव बहुत करते थे। नीची जाति के लोगों को वह अपने आप को छूने तक नहीं देते थे और उनके साथ में जाने अजीब सा व्यवहार करते थे। और हमारे नौकर भी नीची जाति के ही थे, इसलिए उनके साथ छुआछूत का व्यवहार मेरे सास ससुर करते रहते थे। लेकिन हम दोनों बहनों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मेरी दीदी ना जाने क्या करती है। वह हमारे नौकरों को बारी बारी अपने कमरे में चोरी छुपे बुलाते हैं और कुछ घंटों बाद उन नौकरों को बाहर निकालती है, तो उन लोगों के चेहरे पर एक सुकून सा होता है, मानो उन्हें किसी चीज का सुख मिल गया हो। लेकिन जब उस कमरे से मेरी दीदी बाहर आती है तो उनके चेहरे से पसीना भी टपक रहा होता है और थकान के मारे वह अपने चेहरे पर मायूसी लिए होती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी दीदी ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया था। हर अपनी छोटी बड़ी बातों को मेरे साथ ही शेयर करती थी। और वैसे भी जीजू यहाँ पर नहीं रहते थे, तो उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो वह मुझे ही आकर कहती थी। लेकिन इन दिनों दीदी बस उन नौकरों में ही व्यस्त थी, दिन भर उनके साथ बातें करना, और रात होते ही जब सब लोग सो जाते तो चोरी छुपे उन्हें एक एक करके अपने कमरे में लेकर जाती और कुछ घंटों के बाद उन्हें बाहर भेजती थी। आखिर दीदी उनके साथ कर क्या रही थी? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस कदर मैं पता करूं कि आखिर दीदी कर क्या रही है। अब तो जीजू भी यहाँ पर नहीं रहते थे, तो पता नहीं दीदी को हो क्या गया था। और कुछ दिनों से उनके स्वभाव में भी काफी बदलाव आ गया था। आखिर मैं यह बात किससे करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रोज मैंने अपने पति को यह सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन फिर मैंने अपने कदम पीछे रख लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जब तक मैं पूरी बात को ना जान लूं, उससे पहले घर में किसी भी तरह का गंदा माहौल बनाऊं। इसलिए मैंने अपने पति सोनू को कुछ भी नहीं बताया। मैंने मन में सोचा कि जब दीदी को पता चलेगा तो न जाने मुझ पर गुस्सा करेंगे। वह कहेंगे कि एक बार मुझसे पूछ तो लेती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूं कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे मेरी दीदी पर इतना तो विश्वास था कि वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह वह पिछले कुछ दिनों से हरकतें कर रही थी, वह सब देखते हुए तो मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया। मुझे दीदी की यह हालत देखी भी नहीं जा रही थी, और जब से नौकरों ने मेरी दीदी के कमरे में जाना शुरू किया था, उसके बाद उनके उन सब के चेहरों पर एक अलग ही रौनक रहती थी। वह दिन रात मेरी दीदी के आगे पीछे घूमते थे। कभी कोई मालिश के लिए तेल लेकर जाता और मेरी दीदी के हाथों में थमा देता, मानो उन लोगों को तो जैसे मेरी दीदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। वह मेरी दीदी का काम करने के लिए
एक दूसरे के साथ झगड़ने भी लग जाते थे। एक रोज मैं अपने कमरे से बाहर पानी पीने के लिए जा ही रही थी तो मैंने नौकरों से बात करते हुए सुना जो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे। दरअसल बात यह थी कि मेरी दीदी का जूस पीने का समय हो गया था तो नौकर जिद कर रहे थे क्योंकि सभी बोल रहे थे कि मैं जूस देने जाऊंगा। तभी दूसरा कह रहा था कि मैं जूस देने के लिए जाऊंगा। उन सब लोगों का यह झगड़ा देकर तो मेरे मन में अजीब सा होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी और नौकरों के साथ ऐसा क्या करती है कि यह दिन भर दीदी के आसपास घूमने के बहाने ही ढूंढते रहते हैं और बड़ी ही बेताबी से रात होने का इंतजार करते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रोज मैंने दीदी से यह सब बात करने की कोशिश की तो दीदी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। तभी एक दिन मेरे जीजू का फोन आया और वह कहने लगे कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो सोनम को मैं अपने पास बुला लूंगा। यह सब सुनते ही मानो मेरी दीदी के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वो जीजू के पास नहीं जाना चाहती है। मुझे तो बड़ा अजीब लगा क्योंकि दीदी तो हमेशा से ही जीजू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब जब वो समय आ रहा है तो इनके चेहरे पर यह मायूसी छा गई। आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि वह चाहती क्या है और इस कदर नौकरों को कमरे में लेकर जाना तो मुझे किसी और ही बात का इशारा कर रहे थे। तभी एक रोज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन सब बातों का पता ही लगा लूं। तभी मैंने सोचा कि कल मैं दीदी के कमरे में छुप कर बैठूंगी और सारी बातों का पता लगाऊंगी। लेकिन फिर मेरे मन में सोनू का ख्याल आया कि मुझे अपने पति से इस कदर बातें नहीं छुपानी चाहिए। उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन मुझे सोनू को बताना जरूरी लगा और मैंने सारी बातें सोनू से कह डाली। अब सोनू मुझ समझता था, इसलिए उसने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम सोनम भाभी के कमरे में छुप जाना और बाहर जो कुछ भी होगा वह मैं अपने आप संभाल लूंगा। यही सब प्लान बनाकर हम सो गए और दूसरे दिन शाम होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही शाम का समय हुआ तो मैं जल्दी जल्दी दीदी के कमरे में बैठकर उन लोगों का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद दीदी कमरे में आई और थोड़ी ही देर बाद उनके पीछे पीछे एक नौकर भी आ गया। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि दीदी उस नौकर को बड़े ही शान से अपने बिस्तर पर बैठा रही है और अंदर अलमारी से कुछ चीजें निकालकर उनके हाथ में थमाते हुए उनके साथ बातें करने लग गई है। दरअसल हमारे परिवार में तो नौकरों को हमेशा ही नीचे बैठाया जाता था, लेकिन दीदी उन्हें इतना मान सम्मान क्यों दे रही थी? अब सब कुछ मेरी समझ से बाहर हो गया था। मुझे सब कुछ जानने की इतनी जल्दी हो गई कि मुझसे अब रहा नहीं गया और मैं झट से बाहर निकल गई। मुझे अचानक वहां पर देखकर दीदी को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि यह क्या बदतमीजी है, यहां पर छुपकर देखने का तुम्हारा क्या मकसद था? हम दोनों का शोर सुनकर सोनू भी वहां पर आ गए और मेरे सास ससुर भी आ गए। सोनू ने कहा कि क्या हुआ, सब खैर है ना? तभी मैंने सोनू को दीदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पूछ लो दीदी से कि आखिर वह इस नौकर के साथ क्या कर रही थी। तभी दीदी ने कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी, लेकिन मेरी दीदी आगे कुछ बोलती इससे पहले ही नौकर ने बोल दिया कि जो दीदी ने हमारे लिए किया है वह तो शायद कोई भी न कर पाता। तभी सारे नौकर वहां पर आ गए और वह बारी बारी से बताने लगे कि दरअसल बड़े मालिक और मालकिन हमेशा से ही हम लोगों के साथ भेदभाव करते आए हैं। हमें नीचे बैठाना और छुआछूत जैसा व्यवहार करना और गंदा खाना ही देते थे, क्योंकि हम नीची जाति के थे इसीलिए। लेकिन इन दीदी को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने सास ससुर के खिलाफ तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, उन लोगों से छुपकर तुम लोगों के लिए भला जरूर कर सकती हूँ। इसलिए वह रोज रात को हमें बारी बारी में अपने कमरे में लाती और हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाती और अच्छे से हम लोगों के साथ बातें करती, ताकि हमें जरा भी ना लगे कि हम नीची जाति से हैं। इसलिए हम लोगों के चेहरे पर सुकून होता था और दीदी यह सब काम सब लोगों से छुप कर करती थी, इसलिए इनके चेहरे पर इस कदर मायूसी होती थी। लेकिन वह अपनी मायूसी को छुपा लेती थी और हम नीची जाति के लोगों के साथ
4 बातें करके हम लोगों को अच्छा खाना खिलाकर वह हम लोगों को सुकून के पल देती थी। हम लोग इन्हें अपनी बहन मान चुके थे। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी सास ससुर की भी शायद आंखें खुल गईं। मेरी सास ने मेरी दीदी के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने हमारी आंखें खोल दी। यूं नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव करना, उच्च नीच का भेदभाव करना सही नहीं था। लेकिन तुमने इन लोगों को यूं इस कदर सुकून देकर लोगों की जो दुआ कमाई है वो तो कोई भी नहीं कमा सकता, इसलिए हमें तुम पर गर्व है। अब मैंने अपनी दीदी को गले से लगा लिया और मन में अफसोस करने लगी कि मैंने बेवजह अपने दीदी पर शक किया। वह तो इतनी भली इंसान थी कि उनके जितना बड़ा दिल तो किसी का हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ओनल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।